हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल LBNCC पर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर वसुधा उपाध्याय और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर सेट 3 के बारे में। पिछले 2 वीडियोस में हमने क्वेश्चन पेपर सेट 1 और क्वेश्चन पेपर सेट 2 के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कि हर क्वेश्चन पेपर सेट में 24 क्वेश्चंस थे। इस क्वेश्चन पेपर में भी 24 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कॉर्डेट्स। इनमें से कौन सा सभी कॉर्डेट का एक प्राथमिक लक्षण है। ऑप्शन ए है प्रेजेंस ऑफ बैकबोन, यानी कि रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति। ऑप्शन बी है नोटोकॉर्ड एट सम स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन के किसी चरण में नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। ऑप्शन सी है जॉइंटेड लेग या जुड़े हुए पैर। एंड ऑप्शन डी है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा प्राथमिक लक्षण है जो लगभग अगर हम जनरली देखें तो सभी कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होगा। सभी कॉर्डेट्स में क्या होगी, इनकी प्रेजेंस होगी। अब देखिए, बैकबोन की अगर हम बात करें तो ये बैकबोन जो है ये आपका गलत है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होगा, सारे कॉर्डेट्स में नहीं। आप जानते हैं कि कॉर्डेट्स को 3 ग्रुप में हम बांटते हैं। पहला ग्रुप होता है यूरोकॉर्डेट्स। दूसरा होता है सिफेलोकॉर्डेट एंड तीसरा होता है वर्टिब्रेट। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यूरोकॉर्डेट में प्रेजेंस नहीं होती है बैकबोन की, सिफेलोकॉर्डेट में भी नहीं होती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट्स में होती है। इनिशियली नोटोकॉर्ड आपका प्रेजेंट होता है, बट बाद में वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये तो आपका गलत आंसर है। ऑप्शन बी है नोटोकॉर्ड एट सम स्टेज ऑफ लाइफ या जीवन के किसी चरण में नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होता है, क्योंकि लगभग अगर आप याद करें कुछ ऐसा आपने डायग्राम पढ़ा होगा, एक जनरल जो डायग्राम है कॉर्डेट्स के लिए वो बनाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पे नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आपकी नोटोकॉर्ड की प्रेजेंट होती है और इधर कहीं आपका गिल्सलेट्स प्रेजेंट होता है और पीछे की ओर पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे ये 4 कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो आपके लगभग सभी जो जीव होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कॉर्डेट्स के, उसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आपका चारों में से कौन से गुण या कौन से कैरेक्टर्स दिए हैं, नोटोकॉर्ड दिया है। इसके अलावा जॉइंटेड लेग जो होता है ये आपके आर्थ्रोपोड में प्रेजेंट होता है ना। इसके अलावा जो ऑप्शन डी है ये है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये आपका कुछ आर्थ्रोपोड्स और मोस्टली मॉलस्क्स में प्रेजेंट होता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा नोटोकॉर्ड, यानी ऑप्शन बी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज, इन कॉर्डेट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्व कॉर्ड इज। कॉर्डेट्स में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका रज्जो कैसा होता है। ऑप्शन ए है वेंट्रल एंड सॉलिड, अधर या ठोस। ऑप्शन बी है डॉर्सल एंड हॉलो, यानी पृष्ठीय और खोखला। ऑप्शन सी है लेटरल एंड सॉलिड या पार्श्व और ठोस। एंड ऑप्शन डी है एब्सेंट, अनुपस्थित। अब अभी जो मैंने डायग्राम में बताया था कि जो
नर्व कॉर्ड होता है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है सबसे पहले। तो ये बॉडी का डॉर्सल साइड होता है, ये वेंट्रल साइड होता है, ये आपका एंटीरियर एंड होता है, ये पोस्टीरियर होता है, और पोस्टीरियर ही साइड में एक पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। तो नर्व कॉर्ड जो है ये आपका डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, यानी कि डॉर्सल होगा, और साथ ही साथ ये खोखली होती है, ये आपकी क्या हो जाएगी, हॉलो होती है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डॉर्सल एंड हॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि विच फाइलम ऑफ कॉर्डेट्स इज ऑल्सो नोन एज ट्यूनिकेटा, यानी कि कॉर्डेटा के किस उपसंघ को ट्यूनिकेटा के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है सिफेलोकॉर्डेट्स, ऑप्शन बी है यूरोकॉर्डेट्स, ऑप्शन सी है वर्टिब्रेटा, एंड ऑप्शन डी है हेमिकॉर्डेटा। तो यहाँ पे ये अगर आपने कॉर्डेटा के बारे में क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, फ्लो चार्ट में आपने पढ़ा होगा कि जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्यूनिकेटा कहते हैं, ट्यूनिकेट्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यूरोकॉर्डेट्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ वर्टिब्रल कॉलम इन विच ग्रुप, किस समूह में नोटोकॉर्ड को कशेरुक स्तंभ या रीढ़ की हड्डी द्वारा बदल दिया जाता है। ऑप्शन ए है प्रोटोकॉर्डेट, ऑप्शन बी है वर्टिब्रेटा, ऑप्शन सी है इनवर्टिब्रेटा, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो अब फिर से एक बारी मैं बताना चाहूँगी, जो कॉर्डेट्स होते हैं जैसा कि अभी मैंने बताया था कि इनको 3 ग्रुप में बांट दिया जाता है, यूरोकॉर्डेट, इसके बाद सफेलोकॉर्डेट आते हैं, इसके बाद आपका वर्टिब्रेट होते हैं। तो जो ऊपर के 2 आपके ग्रुप हैं, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट, ये आपके प्रोटोकॉर्डेट्स में आते हैं, ये आपके क्या आ जाएंगे, प्रोटोकॉर्डेट्स में आते हैं। यानी कि ये कॉर्डेट्स तो हैं बट प्रिमिटिव टाइप ऑफ कॉर्डेट्स होते हैं। इसके अलावा जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ये आपके यू कॉर्डेट होते हैं, और यू कॉर्डेट का मतलब है कि ट्रू कॉर्डेट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्टिब्रेट। और नोटोकॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम ही रख दिया है वर्टिब्रेटा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following is also known as Portuguese man of war, यानी कि जो निम्नलिखित में से कौन से किसे पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है एडमसिया, ऑप्शन बी है फाइसेलिया, ऑप्शन सी है पिनेटुला या पेनेटुला, एंड ऑप्शन डी है मिएंड्रिना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि कॉमनली इसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से किसे जाना जाता है या किसे कहा जाता है। तो जो आपका ऑप्शन बी है फाइसेलिया, ये आपका क्या हो जाता है, सही आंसर होता है। अगर आप नाइजेरियंस में जाओ, उसमें एग्जाम्पल में देखो फाइसेलिया, तो इसमें आपका कॉमनली इसे हम पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से भी बुलाते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। मेटाजेनेसिस या फिर अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, कहा जा रहा है कि जो पीढ़ी एकांतरण या मेटाजेनेसिस है ये किस में देखी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है हाइड्रा, ऑप्शन बी है ओबेलिया, ऑप्शन सी है ऑरेलिया, एंड ऑप्शन डी है एडमसिया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा सिर्फ और सिर्फ ये पॉलीफॉर्म ही दिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, पॉलीफॉर्म ही दिखाते हैं। अगर आप याद करो तो जो आपके ये पूरी फाइलम होती है, इसमें क्या किया जाता है, 2 बॉडी फॉर्म्स होती हैं जो ऑर्गेनिज्म शो करता है। एक होता है पॉलिप और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा होता है मेड्यूसा। तो जो पॉलिप है ये आपकी सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, और जो मेड्यूसा है ये आपके होते हैं अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी। वहीं जो पॉलिप होते हैं वो सेसाइल होते हैं, और जो मेड्यूसा है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये
यहाँ पे जो मेड्यूसा है ये आपके फ्रीली स्विम करने वाले फॉर्म्स होते हैं। अब यहाँ पे जो हाइड्रा है सिर्फ और सिर्फ पॉलिप ही बॉडी फॉर्म दिखाता है। वहीं जो आपके ओबेलियाँ हैं इनकी बात करें तो ये आपका दोनों ही फॉर्म दिखाता है, यानी कि पॉलिप भी और मेड्यूसा भी दिखाता है। यानी ओबेलिया आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सही आंसर। तो यहाँ पे मेटाजेनेसिस दिखाने वाले कौन से आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ओबेलिया। इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बायोल्यूमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड इन। भाई बायोल्यूमिनेसेंस मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए है पॉरीफेरा, ऑप्शन बी है टीनोफोरा, ऑप्शन सी है प्लेटीहेलमिंथिस एंड ऑप्शन डी है एनिलिडा। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी टीनोफोरा। बायोल्यूमिनेसेंस का सबसे पहले तो मतलब क्या होता है? बायो जहाँ भी आए इसका मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग फॉर्म्स। इसके अलावा लुमिनेसेंस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है लाइट इमिट करने की कैपेसिटी, लाइट इमिशन की कैपेसिटी। तो जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या कर सकते हैं, लाइट इमिट कर सकते हैं, उसे हम बायोलुमिनेसेंस कहते हैं और ये कैपेसिटी होती है टीनोफोरा में। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सेगमेंटेशन इन द बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन विच फाइलम। भाई शरीर में खंडी भवन या सेगमेंटेशन सबसे पहले किस संघ में देखा गया था? यहाँ पे ऑप्शन ए है प्लेटीहेलमिंथिस, ऑप्शन बी है एस्कीहेलमिंथिस, ऑप्शन सी है एनिलिडा एंड ऑप्शन डी है आर्थ्रोपोडा। तो जो एनिलिडा होता है इसमें सबसे पहले खंडी भवन शरीर में देखा गया था, तो सही आंसर आपका एनिलिडा हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9। फ्रॉग्स डू नॉट हैव। मेंढकों में नहीं होता है। ऑप्शन ए है टिम्पेनम, ऑप्शन बी है एक्सटर्नल एयर या फिर पिन्ना, ऑप्शन सी है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन एंड ऑप्शन डी है आईलिड्स, यानी कि जो कर्णपटल होती है ये है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है बाह्य कर्ण या पिन्ना, ऑप्शन सी है निमेषक पटल या ऑप्शन डी है पलके। तो यहाँ पे देखिए आपने पढ़ा है कि जो टेम्पेनम है इसकी प्रेजेंस होती है, ये भी पाए जाते हैं। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी होती है ताकि जब ये पानी में रहें, वाटर में रहें, तो यहाँ पे आई को प्रोटेक्ट किया जा सके, और आईलिड्स भी प्रेजेंट होता है। तो जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना। जो एक्सटर्नल ईयर होती है, बाह्य कर्ण होती है, ये यहाँ पे क्या होती है, एब्सेंट होगी फ्रॉग में। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इज एटीपी सिंथेसिस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज टर्म्ड एज। भाई जब एटीपी की सिंथेसिस होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान तो उसे क्या कहा जाता है, या फिर प्रकाश संश्लेषण के दौरान एटीपी संश्लेषण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है फॉस्फोराइलेशन, ऑप्शन बी है फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑप्शन सी है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड ऑप्शन डी है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो नॉर्मली जो एटीपी सिंथेसिस होती है इसे हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। वही प्रोसेस अगर लाइट के प्रेजेंस में होगी या फोटोसिंथेसिस के दौरान होती है तो इसे कहा जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में बंद परिसंचरण तंत्र होता है? ऑप्शन ए है कॉकरोच, ऑप्शन बी है प्रॉन या झींगा, ऑप्शन सी है अर्थवर्म या केचुआ एंड ऑप्शन डी है स्नेल। तो सही आंसर आपका हो जाएगा अर्थवर्म। अर्थवर्म में क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फ्रॉग किडनी इज। मेंढक के वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक या कार्यात्मक इकाई है। ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, ऑप्शन सी है एल्वियोलाई या कुपिका, एंड ऑप्शन डी है विलाय या फिर रसांकुर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सा होगा फ्रॉग में वृक्क का। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है ये आपका क्या हो जाता है, थाउजेंड्स ऑफ यहाँ पे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होंगे जो कि क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स वॉज गिवन इन द ईयर। सीमाकारी कारकों का नियम किस वर्ष में दिया गया था। ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1895, ऑप्शन सी है 1915 एंड ऑप्शन डी है 1930। तो जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1905। अच्छा, दिया किसके द्वारा गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्लैकमैन। ब्लैकमैन द्वारा ये जो नियम है इसको दी गई थी और इसमें बताया गया था कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, देर आर सम फैक्टर्स विच डायरेक्टली अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस रेट। फोटोसिंथेसिस के रेट को, प्रकाश संश्लेषण के रेट को, ये कुछ ऐसे कारक होते हैं जो कि डायरेक्ट क्या करेंगे, अफेक्ट करते हैं, या तो बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के दर को। तो ये आपका दिया गया था ब्लैकमैन के द्वारा, नाम इसका रखा गया ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर और 1905 में दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच फाइलम कंटेन्स एनिमल्स विद अ काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। किस संघ के प्राणियों में काइटिन युक्त बाह्य कंकाल होती है या पाई जाती है। ऑप्शन ए है मॉलस्का, ऑप्शन बी है आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी है काइनोडर्मिटा एंड ऑप्शन डी है कॉर्डेटा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा कॉर्डेटा। कॉर्डेट्स में आप जानते हो कि इंसेक्ट्स आते हैं और इंसेक्ट्स में एक्सोस्केलेटन होगी और ये आपकी बनी हुई होती है काइटेनियस की, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइटिन की बनी हुई होती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इन मेल फ्रॉग वोकल सैक आर यूजफुल फॉर। नर मेंढकों में वाक कोश किसके लिए उपयोगी होते हैं। ऑप्शन ए है रेस्पिरेशन या श्वसन, ऑप्शन बी है एम्पलीफाइंग साउंड या क्रॉकिंग यानी कि ध्वनि प्रवर्धन या टर्राना, ऑप्शन सी है डाइजेशन एंड ऑप्शन डी है हियरिंग या श्रवण। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम्पलीफाइंग साउंड या क्रॉकिंग यानी ध्वनि प्रवर्धन या टर्राना। आपने सुना होगा जैसे ही बरसात का मौसम आने वाला होता है उस दौरान मेंढकों की टरटराहट सुनाई देती है। एक्चुअली ये जो टरटराने की आवाज़ होती है, एक्चुअली यहाँ पे जो मेल होते हैं वो फीमेल यानी कि मादा मेंढकों को अट्रैक्ट करने के लिए, एक तरीके से कहा जाए तो ये रिचुअल होता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ। रसायन सरणी परिकल्पना किसके निर्माण की व्याख्या करती है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है एटीपी, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन एंड ऑप्शन डी है NADPH। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है ये किसके फॉर्मेशन के बारे में बात करती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। भाई ATP सिंथेसिस की बात यहाँ पे की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इज कार्टिलेजिनस। भाई निम्नलिखित में से कौन सी मछली उपास्थि युक्त होती है, कार्टिलेजिनस होती है। ऑप्शन ए है रोहू, ऑप्शन बी है कटला, ऑप्शन सी है शार्क या स्कॉलियोडॉन एंड ऑप्शन डी है हिल्सा। तो जो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है यानी कि शार्क या स्कॉलियोडॉन, ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 18।
द नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व्स इन अ फ्रॉग इज, मेंढक में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 10 या जोड़े या फिर 10 पेयर्स। ऑप्शन बी है 12 पेयर्स या 12 जोड़े। ऑप्शन सी है 20 पेयर्स या 20 जोड़े। एंड ऑप्शन डी है 24 पेयर्स या फिर 24 जोड़े। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए है 10 पेयर्स, ये आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। 10 से 12 कहा जाता है, यानी कि 10 आपका क्या हो जाएगा, पेयर यहाँ पे पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, कि विच कलर ऑफ द लाइट इज लिस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम प्रभावी होता है। ऑप्शन ए है ब्लू, ऑप्शन बी है रेड, ऑप्शन सी है ग्रीन एंड ऑप्शन डी है वॉयलेट। तो जो आपका ब्लू होता है या फिर रेड होता है या फिर वॉयलेट कलर होता है, ये तीनों ही फोटोसिंथेसिस के लिए क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फोटोसिंथेसिस को बहुत ही इफेक्टिव बनाते हैं, यानी कि बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन वही जो ग्रीन कलर होगा ये क्या करता है, लिस्ट इफेक्टिव होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Okay, so next question is question number 20. Operculum covers the gills in. Operculum किसमें गलफड़ों को ढकता है। ऑप्शन ए है कॉन्ड्रिक्टेस, ऑप्शन बी है ऑस्टिक्टेस, ऑप्शन सी है साइक्लोस्टोमेटा एंड ऑप्शन डी होता है यूरिकॉर्डेटा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ऑप्शन बी है ऑस्टिक्थिस, ये आपका सही होगा, क्योंकि देखिए जो कॉन्ड्रिक्थिस होते हैं यहाँ पे जो गिल्स होती हैं ये ढकी हुई नहीं होती हैं ओपर्क्यूलम से, लेकिन जो आपकी ऑस्टिक्थिस है यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट है और ये आपकी ढकी हुई होती है ओपर्क्यूलम से। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, ड्यूरिंग हाइबरनेशन द मेटाबॉलिक रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाइबरनेशन के दौरान मेंढक की उपापचय दर यहाँ पे ऑप्शन ए है बढ़ जाती है, यानी इंक्रीजेस। ऑप्शन बी डिक्रीजेज, यानी कि घट जाती है। ऑप्शन सी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि स्थिर रहती है। एंड ऑप्शन डी स्टॉप्स कम्प्लीटली, यानी पूरी तरह रुक जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है बढ़ जाना, ये भी मुमकिन नहीं है। ऑप्शन सी है सॉरी ऑप्शन सी है डिक्रीज हो जाना। तो ये आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन सही होता है। बाकी कांस्टेंट भी नहीं रह सकता और पूरी तरह अगर रुक जाएगा तो डेथ ऑकर हो सकती है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, आपसे पूछा जा रहा है कि डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ड्राइवन बाय। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया किसके द्वारा संचालित की जाती है। ऑप्शन ए है लाइट, ऑप्शन बी है टेम्परेचर एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन एंड ऑप्शन डी है डार्कनेस। तो जो यहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है, बेसिकली आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के दो टाइप्स होते हैं। एक हो जाता है आपका लाइट रिएक्शन, एक हो जाएगा लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड होता है, सनलाइट पे डिपेंड होता है। लेकिन जो डार्क रिएक्शन है वो भी डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली लाइट पे डिपेंड होता है, क्योंकि सनलाइट के द्वारा जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें जो आपका ATP और NADPH बनता है, इसी प्रोडक्ट्स का यूज़ करके और डार्क रिएक्शन होता है। और यहाँ पे कई सारे इंजाइम्स होंगे और उनकी एक्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। तो जो ऑप्शन बी है टेम्परेचर एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच वन इज अ लिम्बलेस एम्फीबियन। भाई निम्नलिखित में से कौन सा पाद रहित उभयचर होता है। ऑप्शन ए है सैलमेंडर, ऑप्शन बी है
इक्थियोफिस, ऑप्शन सी है ब्यूफो एंड ऑप्शन डी है हाइला। तो जो ऑप्शन बी है इक्थियोफिस, ये आपका क्या हो जाता है, सही आंसर होता है। ये क्या होते हैं, लिम्बलेस एम्फीबियंस होते हैं। बाकी सैलमेंडर में भी लिम्स होते हैं, ब्यूफो में भी लिम्ब होता है और हाइला में भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो आपके सैलमेंडर होते हैं यहाँ पे पूरे 4 लिम्स होते हैं, इक्थियोफिस में तो होता ही नहीं है। ब्यूफो से कंफ्यूज नहीं होना है, ब्यूफो जो टोड्स होते हैं ना उनकी बात की जा रही है। और हाइला जो है बेसिकली आपने ट्री फ्रॉग्स देखे होंगे, तो जो ट्री फ्रॉग्स होते हैं यहाँ पे क्या होंगे, इन्हीं की बात हो रही है हाइला। तो ये आपके ऑप्शंस थे। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द फंक्शन ऑफ द निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इन फ्रॉग्स इज, मेंढकों में निमेषक पटल का कार्य क्या है। ऑप्शन ए टू हियर साउंड्स, आवाज़ सुनना। ऑप्शन बी है टू प्रोटेक्ट आइज इन वाटर, पानी में आँखों की रक्षा करना। ऑप्शन सी है टू स्मेल फूड, भोजन को सूंघना। एंड ऑप्शन डी है टू कैच प्रे, शिकार पकड़ना। तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो होगा ये आपके आई के पास प्रेजेंट होता है, आई के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जैसे ही ये ऑर्गेनिजम्स बेसिकली जो मेंढक हैं, फ्रॉग्स हैं, वाटर बॉडी में एंटर करेंगे तो ये क्या हो जाती है, ये आपकी बंद हो जाती है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, और यहाँ पे आई को प्रोटेक्ट किया जाता है पानी से। तो आपका जो ऑप्शन बी है ये क्या है, करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने 3 पार्ट्स